गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप इसको ध्यान से करिएगा, हर तरह के एग्जाम में आपको फायदा करेगा। तो हम चैप्टर ले रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट से हम एसी देखिएगा बेटा। बात आई कि एसी ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, तो आप उससे पहले बात करें कि डायरेक्ट करंट अभी तक हम पढ़ते थे, हाउ इट इज डिफरेंट। तो आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट करंट जो होता था, डायरेक्ट करंट की अगर आप बात करें तो उसको हम क्या कहते थे? इट वॉज कॉन्स्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन वॉज सेम। मतलब ऐसी करंट, जैसे आप करंट को ले लें और डायरेक्ट करंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाए, तो डायरेक्ट करंट क्या होगा? t इक्वल टू 0 पर भी जितना होगा उसके बाद टाइम के साथ वो उतना ही बना रहेगा। नेचुरली हम इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर किसी सर्किट का आप चेंज करेंगे तो करंट कम ज्यादा हो सकती है। मैं यहां मान ले रहा हूं कांस्टेंट करंट है, सॉरी कांस्टेंट रेजिस्टेंस है किसी सर्किट का, और हीटिंग इफेक्ट को हम इग्नोर करें क्योंकि उसका इफेक्ट कम होगा। तो डायरेक्ट करंट का क्या होता है? t इक्वल टू 0 पर मान लीजिए 5 एम्पियर है, तो ये लगातार 5 एम्पियर बनी रहेगी, एक ही डायरेक्शन में चलती है। यानी द करंट विच रिमेन्स स्टेडी, स्टेडी का मतलब कांस्टेंट इन द एंटायर टाइम विच फॉर विच इट इज फ्लोइंग, चलती रहती है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट से कैसे डिफरेंट है, अब ये बात करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या आ जाएगा? ऑल्टरनेटिंग करंट जिसे हम एसी कहते हैं। अब ये आए, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब ये करंट वेरी नहीं करेगी, लगातार कांस्टेंट रहेगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। फ्रीक्वेंसी 0 है बिकॉज इट इज नॉट वेरिंग। फ्रीक्वेंसी उसकी होती है, फ्रीक्वेंसी उस टर्म की या उस जगह पर उस करंट की या उस क्वांटिटी की हो सकती है जो समय के साथ वेरी करता है। अगर वो वेरी ही नहीं कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 0 होती है। अब आया ऑल्टरनेटिंग करंट। देखो ऑल्टरनेटिंग करंट का नाम से ऑल्टरनेटिंग यानी ऑल्टर करती है, बदलती है। द करंट विच वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, ये करंट जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम, इवन मिनिमम का मैं 0 कह दूं, अ करंट विच वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम और 0 in a definite time interval and changes its direction periodically। तो यहां क्या लिखेंगे? करंट which varies from maximum to minimum, मिनिमम को आप 0 भी लिख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू 0 होती है, in a definite time interval and its direction changes periodically। periodically का मतलब हुआ एक निश्चित समय के बाद। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो निश्चित समय के बाद अपनी उसी वैल्यू को या उसी पाथ को रिपीट करता है पीरियोडिकली, राइट। तो जैसे अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं, आप देखिएगा, अगर मैं, और सिर्फ करंट ही नहीं है, देखो ऑल्टरनेटिंग करंट है तो आप करंट या वोल्टेज भी कह सकते हैं, आप यहां लिखना चाहें, और वोल्टेज, क्योंकि जिस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट वेरी करेगा उसी के हिसाब से वोल्टेज करेगा, फेज में अंतर हो सकता है। चैप्टर के आगे बढ़ते बढ़ते हम बात करेंगे। जैसे ये करंट ले लें, देखो ऑल्टरनेटिंग करंट अगर इस तरह से वेरी करे कि ये देखिए आया, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये करंट देखो बेटा, ये मैक्सिमम वैल्यू I0 तक जाती है, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होती है, और दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू -I0 होती है, मिनिमम फिर 0 होती है। तो देखो बेटा, इट वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम और 0, मैक्सिमम टू मिनिमम, एंड डायरेक्शन चेंजेस। देखो ये डायरेक्शन बदल रही है एक निश्चित टाइम के बाद। आपको ये भी ध्यान होगा कि जब ये एक बार अप जाता है, इसे हम क्रेस्ट कहते थे वेव वाले नेचर में, और ये डाउन जाता है, इसे क्रेस्ट ट्रफ कहते थे। तो यहां तक का जो टाइम होता है उसे हम पीरियोडिक टाइम t कहते थे। ये टाइम t/2 हो जाएगा, नेचुरली ये टाइम t/4 हो जाएगा, और ये वाला टाइम 3t/4 होगा। आप ये भी जानते हैं कि हम इसको, ये जो टाइम को, इसको हम फेज से भी बता सकते हैं। तो एक चक्कर में जब कोई चीज, पार्टिकल एक चक्कर काट के यहां पर आता है, तो एंगल अगर हम लेते हैं, तो एंगल बेटा एक चक्कर में कितना होता है? 2π। तो इस जगह अगर आप एंगल लेना चाहें तो 2π आ जाएगा, इस जगह एंगल क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा, यहां पर पाई का आधा, इस जगह पे एंगल क्या आ जाएगा? π/2 आ जाएगा। नेचुरली यहां पर एंगल 3π/2 आ जाएगा। तो ये तो इनका वेरिएशन का हमने टाइम की वैल्यूज रखी समय के साथ, और ये हमने एंगल के साथ रखा है, ये है, ठीक है। तो ये भी ध्यान होगा बेटा, ये करंट ही नहीं बेटा, ये वोल्टेज भी हो सकता है, ये I0 ही नहीं, ये V0 भी हो सकता है।
तो अगर मैं तुमसे कहूँ ये इक्वेशन, ये ऑल्टरनेटिंग करंट जो कि समय के साथ बदल रही है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो आप देखिएगा, इक्वेशन ऑफ एसी अगर हम लेते हैं तो एसी जो फिलहाल हम बता रहे हैं सिनुसॉइडल है, साइन के अनुसार जाती है। तो इसका अगर इक्वेशन देंगे तो क्या आएगा? I = I0 sin ओमेगा टी, जहां पर आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज अपनी जीरो वैल्यू से स्टार्ट करके मैक्सिमम जाए, फिर जीरो आए, फिर अपोजिट डायरेक्शन में आए, तो हमने SHM में पढ़ा है इसका ग्राफ या इसकी इक्वेशन इस तरह से होगी। ये इक्वेशन नंबर 1 लाइए। अब आपको किसी नहीं वोल्टेज के लिए लिखेंगे, वोल्टेज के लिए लिख दो तो V0 sin ओमेगा टी आएगा। यहाँ पे तुम देख सकते हैं, यहाँ साइन ओमेगा टी आगे कुछ प्लस माइनस में कोई एंगल नहीं है, साइन ओमेगा टी आगे प्लस माइनस में कोई एंगल नहीं है, तो ये दोनों की दोनों सेम फेज में है। देखो ये भी साइन ओमेगा टी, ये भी साइन ओमेगा, बोथ आर इन सेम फेज। जहां पर ओमेगा आपको सभी को पता 2π/t होता है, बट आप ये भी जानते हैं 1/t = f होता है। f को हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है, f फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए ओमेगा कैन आल्सो बी रिटन एज 2πf where f is frequency। ठीक है। I0 और V0 को कहते हैं, क्या कहते हैं? I0 एंड V0 आर ऑल्सो आर नोन एज पीक या मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यूज है, पीक वैल्यूज कहते हैं, राइट। I और V क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस करंट कौन सी बेटा? ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, या वोल्टेज ले लें, उन्हीं की इक्वेशन से दी गई। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन इस ग्राफ के द्वारा एक्सप्रेस होंगी। आपको पता साइन ग्राफ ऐसे जाता है। अब आपके मन में ये बात आएगी, क्या सर इसका कोसाइन में ग्राफ नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब आप देखिएगा, अगर अनदर फॉर्म हम इक्वेशन का ले लें, हम कहीं ग्राफ चेंज करते हैं, तो आइएगा देखो, इधर हमने I या V ले लिया है। अगर करंट t = 0 पर जीरो ना होकर के मैक्सिमम है, यानी यहां से स्टार्ट होता है, तो आप देखो ये ऐसे आएगा और इस तरह से जाएगा, ये ऐसे आता है और इस तरह से जाता है। तो इस करंट को अगर हम लिए, टाइम t है, यहां पर आइए, फिर देखिएगा, तो पता है वन टाइम पीरियड क्या होता है? जहां से स्टार्ट किया उसी लेवल पे फिर पहुंच जाए। जैसे साइन में याद करो, जहां से स्टार्ट किया था घूम करके उसी लेवल पे उसी डायरेक्शन में है। डायरेक्शन मतलब समझिएगा, यहां से जब हम चल रहे थे तो ऊपर की तरफ जा रहा था, तो यहां पे भी देखिए ऊपर की तरफ जा रहा। किसी को लगे सर यहां पे भी हम जीरो पे आ गए, लेकिन आपकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा, अगर आपको टाइम पीरियड नोट करना, यहां से स्टार्ट किया, ये काट के चक्कर यहां पहुंचे और इसके बाद यहां पहुंचे, तो ये 1 टाइम पीरियड होता है। तो पता है इसका आधा अगर आप लेंगे तो ये t/2 आ जाएगा, और ये t/4 आ जाएगा, ये 3t/4 आ जाएगा। यहां पर एंगल फिर वही आइएगा, 2π आ जाएगा, इस जगह एंगल पाई हो जाएगा, इस जगह π/4 आ जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? π/4 गलत लिखा है, π/2 आ जाएगा, 90 आएगा, तो π/2, पाई यहां पर 3π/2 आएगा। ये इक्वेशन आई, आपको सभी को ध्यान होना चाहिए। SHM में हमने पढ़ा है, जब टाइम t = 0 पर वो क्वांटिटी जो y एक्सिस पे ली गई, इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम आती है, चाहे I0 लिख ले चाहे V0 लिख लेते हैं, तो इसका ग्राफ कॉस में होता है। जब किसी ग्राफ में t = 0 पर वोल्टेज या करंट मैक्सिमम होता है, तो ये कॉस में एक्सप्रेस किया जाता है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज cos ओमेगा टी। तो यहां पर आप देखिएगा, ये ग्राफ क्या आएगा, इसमें आप इस ग्राफ का इक्वेशन I = I0 cos ओमेगा टी आएगा। आप इसको इक्वेशन 3 लिख दीजिएगा। या अगर वोल्टेज का लिखे तो V = V0 cos ओमेगा टी आएगा। और cos और साइन में कैसे ग्राफ में डिफरेंस होता है वो ऑलरेडी आप जानते हैं। वैसे भी ध्यान रखें, जब इनिशियली जब y एक्सिस पे ली गई क्वांटिटी की वैल्यू पीक पर होती है तो cos से स्टार्ट होता है। दिस इज अनदर फॉर्म, ये भी आपका AC का फॉर्म हुआ। तो ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज क्या होता है बेटा? है जिसकी डायरेक्शन एक निश्चित टाइम के बाद बदलती है और वैल्यू मैक्सिमम से मिनिमम के बीच भी एक निश्चित टाइम के बाद बदलती है। तो आप क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज कहते हैं।
ठीक है, इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलेगा। अब इसमें हम इस टर्म पर आएंगे बेटा कि क्या ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज ऐसे ही सिनुसॉइडल ही होती हैं? नहीं, अनदर फॉर्म भी हो सकती है। देखिएगा, अनदर फॉर्म ऑफ एसी आर, आप अगर देखें तो जैसे मैं अनदर फॉर्म लेता हूं, ये आप देखिएगा, ये बेटा एसी देखें, अगर मैं ये लेता हूं वोल्टेज इधर है या करंट इधर है, और करंट या वोल्टेज पहले एक निश्चित टाइम तक मैक्सिमम होता है, सडनली जीरो हो जाता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, फिर आप देखिए अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम कांस्टेंट बना रहता है, फिर जीरो होता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर ये जाता है। इस तरह से अगर इक्वेशन चलती है तो ये अनदर फॉर्म हो सकता है। ये है, इसमें ध्यान रखना, अगर आपको ये स्क्वायर दिख रहा है तो इसको स्क्वायर वेव कहते हैं, अगर आपको रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है तो रेक्टेंगुलर वेव कहते हैं। तो ये स्क्वायर वेव होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर वेव कह सकते हो आप, या एसी कह सकते हो, या तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर एसी आता है। ये टाइम टी हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे वोल्टेज या करंट को ले रखा है, तो पता है ये पीक वैल्यू आई नॉट होती है। यहां पर ये वैल्यू अगर आप देखें, ये भी पीक वैल्यू लेकिन अदर डायरेक्शन में है, इसे आप माइनस आई नॉट से लिख सकते हैं। अब देखिएगा, एक बार ऊपर रहना फिर जाकर के नीचे यहां तक जाना, तो ये वैसे जैसे साइन में याद करो बेटा, एक बार ऊपर रहना फिर नीचे जाना, यहां तक एक टाइम पीरियड होता था, तो ऊपर रहना फिर नीचे जाके कंप्लीट करना, ये 1 टाइम पीरियड हुआ, ये t/2 हुआ। इसी तरह से आप यहां पर लिख सकते हैं 3t/2 और ये 2t हो जाएगा। इस तरह से ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर वेव होती है। ठीक है, ये भी बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट है, हमें इसको भी एसी की कैटेगरी में रखना होता है। और ले लें अगर आप देखें तो एसी का आप ये भी फॉर्म पाएंगे, और बहुत से मिल जाएंगे। मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूं कि अदर फॉर्म ऐसे हो सकते हैं। देखिएगा, इधर वोल्टेज या करंट हमने लिया है, अगर कोई करंट या वोल्टेज ऐसे वेरी करे, मान लीजिए ये एकदम से ये आ गया, या चलिए दूसरे ढंग से बना लेते हैं, ये आ गया मान लीजिए, फिर आप देखिएगा दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम हो, फिर ये आ गया, और इस तरह से लगातार अगर अपनी वैल्यू को बदल रहा है तो आप देखिए ये भी ऐसी हुआ। कैसे? एक बार ये अपने एक डायरेक्शन में पीक वैल्यू पर आई नॉट या वी नॉट पे जाना, दोबारा नीचे की तरफ ये जाना, ये भी बेटा आई नॉट या वी नॉट है लेकिन माइनस में जाना, यहां पर टाइम टी हो गया, ये पीक वैल्यू है, आगे भी नीचे जाएगा बेटा, और यहाँ पे t/2 हो गया, वगैरह वगैरह, यहाँ पर t/4 हो गया फिलहाल। तो देखिए बेटा, ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया। इट वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम। पहले मैक्स हुआ, जीरो हुआ, मैक्स अपोजिट डायरेक्शन में जीरो, निश्चित टाइम के बाद बदल रहा, निश्चित टाइम के बाद बदल रहा, तो आप इसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट आया कि ये करंट बेटा अपनी दिशा और वैल्यूज को वेरी कराती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मीन वैल्यू ऑफ एसी। इसे डीसी वैल्यू ऑफ एसी भी कहते हैं। डीसी वैल्यू ऑफ एसी क्यों कहते हैं, आगे हमारे रिजल्ट में आ जाएगा। इसे हम आई मीन या आई एम लिखेंगे, ज्यादातर मैं आई एम को लेके चलूंगा। अगर बेटा हम इस चैप्टर में जो वैल्यूज हम ऑल्टरनेटिंग करंट की निकालेंगे, वो सेम रिजल्ट जो होगा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए भी वहां पर ट्रू होता है। राइट, तो आप देखिएगा, अगर आप एक ऑल्टरनेटिंग करंट को यहां बना लें, इधर आई ले लें, इधर बी ले, ये करंट अगर मैक्सिमम हुई एक हाफ में और मिनिमम हुई दूसरे हाफ में, ये ऐसे आई, तो पता है यहां पर t = 0 है, यहां पर t की वैल्यू t, ये t/2 होता है। करंट इस तरफ आप देखिएगा तो पहले हाफ में आई नॉट के बराबर ऊपर की तरफ जाता है, इधर की ओर आई नॉट होता है, माइनस आई नॉट होता है, ये आता है। अब आप देखिएगा बेटा, इन वन कंप्लीट साइकिल, जब एक बार ऊपर जाना, दोबारा नीचे जाके एक साइकिल को कंप्लीट करने में, बेटा इसे वन साइकिल कहते हैं। एक कंप्लीट साइकिल में अगर मीन वैल्यू ऑफ एसी निकाला जाए तो वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि जितना पहले हाफ में ये पॉजिटिव है, इक्वली नेगेटिव है। देखो, इतनी वैल्यू पहले हाफ में प्लस है, तो नेगेटिव हाफ में भी इसकी वैल्यू माइनस है, बराबर, इसका एरिया वगैरह बराबर आएगा, इसकी वैल्यूज बराबर आएंगी तो 0 आएगा। तो पहले हम बात करें इन वन
कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, आई मीन या आई एम लिख लेते हैं, सिंबल ये लिखा था, इक्वल टू 0। वाई बेटा? बिकॉज इट इज इक्वली पॉजिटिव एंड नेगेटिव फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ्स। ठीक, क्योंकि देखो बेटा ये बराबर मात्रा में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है पहले और दूसरे हाफ में, इसलिए इसको अगर हम जोड़ें तो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इतना कहें कि सर नहीं हम तो आधा लेंगे, हम इतने तक ले तो वैल्यू आ रही बेटा। देखो यहां पर करंट 0, इस जगह पे करंट की कुछ वैल्यू, जब यहां पे टाइम हुआ तो करंट की ये वैल्यू, यहां पे करंट मैक्सिमम, यहां पे करंट थोड़ा कम, यहां पे और कम और फिर 0। तो हर जगह करंट की कुछ वैल्यू है, तो हाफ साइकिल में आई मीन की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो हम यहां क्या लिखेंगे? बट इन हाफ साइकिल यानी 0 से t/2 तक आई एम हैज फाइनाइट वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइनाइट होती है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें निकालना है। तो अब हम आई मीन की वैल्यू हाफ साइकिल में निकालना चाहते हैं। कैसे? देखिए, अगर मान लें करंट को हम सिर्फ हाफ साइकिल में ले लें, देखो बेटा इधर t है और हम हाफ साइकिल लेते हैं, आधे साइकिल, यहां पर t को 0 ले लें, यहां पर I ले लेते हैं, ये V लेना है V ले लीजिए, आपकी चॉइस है। यहां पर इसकी पीक वैल्यू है, हम आमतौर पे I0 के I को लेके चलेंगे, सेम चीज वैल्यू V के लिए लग जाएंगे। अब आप चीज समझिएगा बेटा, अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां से यहां तक का टाइम t/2 है, हमें यहां से यहां तक का एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का ये तरीका लेते हैं, हम इसके ऊपर 2 छोटे सेगमेंट यानी एक ये और ये एक पॉइंट नजदीक ले लेते हैं। तो पता है कि अगर ये पॉइंट बड़े नजदीक है, ये पॉइंट बड़ा नजदीक है, तो यहां पर जो I की वैल्यू होगी, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग I की वैल्यू और इसके करस्पॉन्डिंग जो I की वैल्यूज होंगी वो सेम होंगी। तुम कहोगे सर दिख तो नहीं रही है, असल में ये दोनों पॉइंट बड़े नजदीक हैं, आपको डायग्राम समझ में आया इसलिए मैंने थोड़ा दूर लिया, अदरवाइज ये पॉइंट बिल्कुल इसके नजदीक में है। तो जितनी वैल्यू I की इस जगह पर होगी, अगर हम I से लिख ले, उतनी ही वैल्यू I की यहां पर होगी। तो अगर हम इसका एरिया निकालें, आप बेटा ध्यान रखिएगा, अगर हम ये जो छोटी सी स्ट्रिप बनी इसका एरिया निकालें और इस वाले छोटे से पार्ट को हम dt से डिनोट कर दें, dt मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम है, देखो टाइम टेकन फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज टेकन एज dt। व्हाई dt? क्योंकि x एक्सिस पे टाइम ले रखा है। तो मुझे बेटा अगर इस स्ट्रिप का एरिया निकालना पड़े तो तुम कहोगे सर ये थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप का आ रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई यानी I इंटू चौड़ाई dt, ये एरिया आएगा। और तुम्हें पता है बेटा किसी ग्राफ में जो एरिया होता है वो y एक्सिस पे ली गई क्वांटिटी I और x एक्सिस की क्वांटिटी टाइम का प्रोडक्ट होता है, तो जिसका एरिया आएगा I dt आएगा, यानी I और टाइम का मल्टीप्लिकेशन आएगा। लेकिन हमें I इंटू dt नहीं चाहिए, हमें तो IM चाहिए, हमें I की वैल्यू चाहिए। तो हम I dt पहले लेंगे, फिर हम क्या करेंगे हम बता रहे हैं, तो जरा सा देख लीजिए इसे। बट इन हाफ साइकिल यानी फ्रॉम 0 टू t/2 यानी यहां से यहां तक IM की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, वही हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया, आई एम रिपीटिंग व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन अ स्मॉल सेगमेंट, हमने कहा ये एक पॉइंट ये ले लो, ये पॉइंट ये ले लो, दो बड़े नजदीक है, इन दोनों पॉइंट पर करंट की वैल्यू सेम होगी क्योंकि बड़े नजदीक है। इस दौरान जो टाइम में अंतर होगा dt होगा बहुत छोटा होगा। अगर हम इस छोटी से स्ट्रिप का एरिया निकालें वो आएगा I dt, और फिर बेटा बताएं क्या करें, इस टाइम dt से डिवाइड कर दें तो हमें ये क्या मिल जाएगा, I mean मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें यहां से यहां तक निकालना है I mean, तो ऐसे ऐसे जितने एरिया छोटे छोटे हैं उन सभी को जोड़ दें, ये एरिया, इसके बगल का एरिया, इसके बगल का एरिया, बगल का एरिया, और जो एरिया आएगा वो I और dt का प्रोडक्ट बताएगा। फिर यहां से यहां तक के टाइम से डिवाइड करेंगे। मैं लिख रहा हूं, देखिए, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, I mean फ्रॉम 0 से t/2 अगर हम लिखें तो कैसे आएगा, आप क्या कहोगे, आप कहोगे ऐसे छोटे छोटे एरियाज को जोड़िए। तो बताओ बेटा ऐसे छोटे एरिया को जोड़ें तो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप क्या, आप लिखोगे I dt आ जाएगा। और अगर आपको पूरा पता करना है तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे। क्यों? क्योंकि इस तरह के सारे एरिया यहां से यहां तक फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, 0 से बेटा इसे इंटीग्रेट करोगे
और आई डी टी को इसकी लिमिट क्या होगी 0 से t/2 तक होगी, और फिर इसको डिवाइड करोगे इस टाइम से और dt आएगा। आप गौर से देखें, मैथमेटिकली मैं तुम्हें लॉजिक बताऊं, आई डी टी इज द प्रोडक्ट ऑफ आई एंड टाइम, लेकिन हमें आई चाहिए तो टाइम को तो खत्म होना पड़ेगा, इसलिए टाइम से डिवाइड करते हैं। कहां से कहां तक टाइम डिवाइड करते हैं 0 से t/2। तो आप मैथमेटिकली तो इस इक्वेशन को ध्यान रखें कि हम मीन वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालेंगे। आप लिखोगे इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, लिमिट्स तय करेंगी क्वेश्चन पर कि कहां तक मीन वैल्यू निकालनी है, क्योंकि t/2 तक निकालनी तो लिमिट 0 से t/2 लिया है, और लिमिट अगर कहीं और तक क्वेश्चन में देंगे तो वहां तक। तो ये फार्मूला तो बेटा तुम ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है बेटा। इसका जो दूसरा मेथड है वो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इतने के बराबर है, तो आप देखिएगा देयरफॉर आई एम क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल डी टी 0 से t/2 इंटीग्रल 0 से t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी, चीजें आप बाहर निकालें, आई नॉट बाहर निकालें, इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी आया 0 से t/2 आया, और ये इंटीग्रल बेटा देखो dt, इंटीग्रल dt t होता है, सभी को ध्यान होगा, ये t लिख दो, लिमिट डाल दो 0 से t/2 तक। यहां पर आएगा इंटीग्रल साइन x dx क्या होता है बेटा, d/dx cos x माइनस साइन x होता था, तो ये माइनस कॉस ओमेगा टी आएगा, इंटीग्रेशन में अपॉन ओमेगा आता है, लिमिट 0 से t/2 अपॉन t/2 माइनस 0 आएगा, मैंने t की जगह ये लिमिट डाल दी बेटा। तो आप देखिएगा फिर क्या आएगा, माइनस, देखो ये माइनस बाहर निकाल ले रहे, 1 अपॉन ओमेगा बाहर निकाल ले रहा है, तो ये क्या आएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन ओमेगा टी आएगा, और यहां पर cos, अब बेटा वैल्यूज रख रहे हैं जरा, लिमिट देखिएगा, t की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो ओमेगा की भी वैल्यू डाल ले रहे हैं, तो देखो ओमेगा t/2, t की जगह लोअर लिमिट रखेंगे cos 0 आएगा, तो यहां पर -2 अपॉन, अब ओमेगा की वैल्यू डाल दो, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी होता है, इंटू टी आएगा, टी कैंसिल करो, 2 भी कैंसिल करो, यहां पर देखो बेटा ओमेगा की वैल्यू डालो, cos ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाई टी इंटू t/2, cos 0 1 होता है, ये रखो, ये कैंसिल हुआ, cos पाई -1 होता है, तो -2 अपॉन पाई, नहीं 2 तो कैंसिल हो गया, -1 अपॉन पाई, यहाँ -1 मैं बता दूं cos पाई cos 180 -1 होता तो -1 है, -2 प्लस 2 अपॉन पाई आएगा, और आई नॉट कहीं मिसिंग कराए, इसको कैरी कर लो, आई नॉट यहाँ पर है, आई नॉट यहाँ पर है, आई नॉट ये है, आई नॉट ये है, तो ये आई नॉट आया। तो इसका मतलब हाफ साइकिल में बेटा आई मीन की वैल्यू क्या आई, आई एम की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन पाई आई नॉट। ये इसे ध्यान रखना चाहिए, इसकी वैल्यू 0.63 आएगा, 2 अपॉन पाई 0.63 आई नॉट आएगा, ये ठीक है, इतना नोट कर लो, ये आ गया। तो इसका मतलब आई मीन हाफ साइकिल में क्या आता है, इन हाफ साइकिल आई मीन इज 2 अपॉन पाई आई नॉट, याद रखें क्वेश्चन स्टार, या आई मीन इन हाफ साइकिल इज 0.63 आई नॉट, याद रखें, ये आ गया आई मीन इन हाफ साइकिल। या आप लिख सकते हैं आई मीन इज व्हाट बेटा 6.63 का मतलब 63% ऑफ द पीक वैल्यू आई नॉट के बराबर होगा, ये आ जाएगा, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये आया, मेथड इज इंपॉर्टेंट। तो ये आया इंटीग्रेशन का मेथड, कैसे हम मीन वैल्यू ऑफ एसी निकालते हैं, ये आएगा। अब आप आगे अगर बढ़ लें तो तुम्हारे मन में आएगा क्या कुछ और मेथड हो सकता है, ये यूनिवर्सल मेथड है बेटा, हर जगह काम कर जाएगा। लेकिन अगर आपको एक एरिया वाले से, क्योंकि याद करो हमने इसका जो फार्मूला डिराइव किया था इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, वो एरिया से आया था। तो अगर आप सेकेंड मेथड लें जो कि हर जगह नहीं लगेगा, मैं फिर बताऊं, कंडीशन है बेटा, हर जगह नहीं लगेगा, समझ गए। देखिएगा इसका क्या आएगा, अगर आप दूसरे तरीके से चलें और आप ये माने कि अभी जो हमने किया था उसके अकॉर्डिंग, अगर मान ली यही था ये हाफ साइकिल में, अगर यहां से यहां तक का आपको मीन वैल्यू चाहिए थी, ये t/2 टाइम था, ये 0 था, ये i था या v था, अगर आप इसका एरिया निकाल सके, जो कि साइन कर्व में नहीं पता, कई बच्चों को लगता है सर सेनी सर्किल है, नहीं है बेटा, क्योंकि साइन का जो हाफ पार्ट है, कॉस का हाफ पार्ट सेनी सर्किल नहीं होता है, तो ये मत समझिएगा। लेकिन अगर आपको इसका एरिया आता है, ये O लिख दें,
यहां तक ए लिख दें, इस पॉइंट को बी लिख दें, तो ये एरिया अगर आप फाइंड आउट कर लो और फिर यहां से यहां तक के टाइम से डिवाइड करो तो भी मीन वैल्यू आ जाएगी। तो अनदर मेथड क्या होता है, देखिएगा, आई मीन इज इक्वल टू क्या आएगा, एरिया कवर्ड बाई आई टी ग्राफ विद टाइम एक्सिस इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया कवर्ड बाई आई टी ग्राफ विद टाइम एक्सिस, ये बात आई, डिवाइडेड बाई व्हाट, दिस टोटल टाइम इंटरवल, यहां से यहां के बीच का टाइम इंटरवल। ये तो ये भी एक तरीका है जिसमें आप मीन वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन है ये एरिया पता तो हो, इस एरिया से रिलेटेड फार्मूला या इस एरिया से रिलेटेड ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन आपके पास हो। तो अगर इसका एरिया पता है, लगाओ बेटा, इसका एरिया निकालो, यहां से यहां तक का टाइम से डिवाइड करो, मीन वैल्यू ऑफ एसी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड आप मान सकते हैं मीन वैल्यू के लिए। इसके न्यूमेरिकल बेटा हम आरएमएस के साथ लेंगे, तो इसलिए जरा सा मीन वैल्यू का एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं और आरएमएस के साथ ले लेंगे। अगर एक क्वेश्चन ले लिया जाए और तुमसे कहा जाए एक ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे जा रही है, ये टाइम के साथ देखिएगा, ये करंट ऐसे गई और ये करंट फिर ऐसे गई और इस तरह से वेरी कर रही है। ठीक, आप देखो ये करंट t इक्वल टू 0 है, ये I है, इस जगह पे करंट मान लेते हैं हमने 5 ले लिया, यहां तक देखो बेटा, एक बार ऊपर जाना और फिर वापस एक बार उसी लेवल पे जाना, नहीं 0 से यहां तक जाना, नहीं सही। चलिएगा डायग्राम थोड़ा बेटर करते हैं, देखिएगा बेटा क्या है, ये करंट ऐसे आ रहा है और फिर ये ऐसे, टाइम t, या तो देखो बेटा ये करंट पीक यहां पर है, इसके बाद आप देखिएगा ये आ गया यहां पर, ये -5 है, तो यहां तक टाइम अगर मान लें इसका 4 सेकंड है, यहां तक 2 सेकंड है, यहां 6 सेकंड है, टाइम सेकंड में ले रहा है। और ये कहते हैं t को 0 से लेके 2 तक आप इसकी मीन वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड आउट im, कहां से कहां तक, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू 2 सेकेंड, यहां से यहां तक मीन वैल्यू निकालनी। इसका 2 मेथड आप कर सकते हो। पहला तो आप कह सकते हो जिस टाइम से और जहां तक आपको मीन वैल्यू निकालनी है उसका एरिया निकाल लो, अगर एरिया का फार्मूला पता है तो पक्का निकाल लो। आई मीन इक्वल टू एरिया ऑफ आई टी ग्राफ विद टाइम एक्सिस होता था अपॉन टाइम इंटरवल आइएगा, एरिया ऑफ आई टी ग्राफ क्योंकि 2 तक बताना, t इक्वल टू 0 से 2 तक, इन्होंने पूछा ना 2 तक, तो इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा O, इस पॉइंट को O लिख लो, A और इसे B लिख लो, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB अपॉन टाइम इंटरवल यहां से यहां तक है, वो कितना हुआ 2 - 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल सभी को पता है बेटा क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट अपॉन 2, 1/4 हो जाएगा, ये बेटा 4 हो जाएगा। बेस बेटा ये है यहां से यहां तक 2, हाइट ये है बेटा 5, इसके हिसाब से ये वैल्यू क्या आ रही 2, 5/2 एम्पियर आ रही। तो ये हमने जो मेथड किया, आप देखो इससे आप ये हमने सोल्यूशन निकाला, तो आपने देखा ये अल्टरनेटिंग करंट दिया हुआ था, यहां पर इन्होंने कहा फाइंड आउट द IM यानी मीन वैल्यू फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू 2 सेकेंड। इसके लिए हमने ये मेथड लगाया, इसे आप फर्स्ट मेथड लीजिए, ग्राफिकल मेथड हम लिख लेते हैं, फर्स्ट मेथड आ गया। फर्स्ट मेथड में देखो तुम्हें हमने क्या किया बेटा, एरिया ऑफ IT ग्राफ, क्योंकि बेटा 0 से 2 सेकेंड तक बताना है तो इसका एरिया निकालिएगा और अपॉन टाइम इंटरवल इस टाइम से डिवाइड करिएगा। एरिया बेटा यहां से ये यहां तक क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस बेटा ये आ जाएगा यहां तक 2, तो देखो हाफ हमने यहां लगा था, एरिया 2 को हम यहां ये ले आए, हाफ यहां 1/4 हो गया, बेस बेटा 2 आ गया, हाइट 5 ये किया तो 5/2 एम्पियर आया, ये IM की वैल्यू आई फर्स्ट मेथड से। सेकंड मेथड इंटीग्रेशन वाला लेते हैं,
जरा सा आप इसे लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, तब बताते हैं इस इंटीग्रेशन मेथड। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पता चल जाए, एरिया ऑफ दिस बॉडी पता चल जाए, तो इसे प्रेफरेंस देना चाहिए। ठीक है बेटा। अब हम इसमें आ रहे हैं सेकंड मेथड पर। सेकंड मेथड इंटीग्रेशन का है मेथड। सेकंड मेथड सभी को याद होगा, आई एम क्या कहता है, इंटीग्रल आई डी टी, लिमिट 0 से टाइम तक, यहां से यहां तक बताना है तो 2 आएगा, इंटीग्रल डी टी 0 से 2 आएगा। आई क्या होगा, आई बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन बनाई है ये करंट को रिप्रेजेंट करता है, इसकी इक्वेशन बना लो। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, आई के लिए लिखे क्या करोगे, फॉर आई क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ ओ ए, इसका लाना पड़ेगा। सिंस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, y की जगह देखो बेटा आई है, m स्लोप, स्लोप बेटा tan थीटा होता है। देखो अगर ये थीटा है तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो स्लोप को लिख दोगे tan थीटा, x एक्सिस पे टाइम t ले रखा है, ये टाइम t है, c 0 है बेटा। क्यों 0 है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का y एक्सिस से इंटरसेक्ट c होता है, वो तो ओरिजिन से जा रहा तो 0 है। तो I को तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 5 बाई, और बेस हुआ 2, 5 बाई 2t आ गया, ये I आ गया इक्वेशन 2। ये वैल्यू I की यहाँ रखते हैं और सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल 5 बाई 2 dt यहाँ पर आए 0 से 2, इंटीग्रल dt t होगा, लिमिट 0 से 2 है, 5 बाई 2 को बाहर निकालो, इंटीग्रल 5 बाई 2 t भी तो था, हाँ t भी तो था, t। तो आप देखिएगा बेटा आई की वैल्यू हमें गलत लिख दिया था, 5 बाई 2 t, 5 बाई 2 को बाहर निकालो, इंटीग्रल t dt आएगा 0 से 2, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 बाई 4 हो गया, ये 2 इंटू 2 4, इंटीग्रल t का क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2 होगा, लिमिट 0 से 2 आया, और इसे सॉल्व करिएगा, 5 बाई 8 हो गया फिलहाल ये, और t की लिमिट अगर आप देखें ये 4 इंटू 2 8 हो गया, तो t की जगह अपर लिमिट रखें तो 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 5 बाई 8 इंटू 4 2 हुआ, 5 बाई 2 एम्पियर आया। तो देखो आई एम इससे भी 5 बाई 2 एम्पियर आया, और जो हमने एरिया कवर निकाला था उससे भी बेटा आया था। तो जो भी मेथड तुम्हें सही लगे, ये यूनिवर्सल मेथड है, हर जगह काम करेगा, वो वाला मेथड वहीं काम करेगा जहां पर इस ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया का फार्मूला आपको पता है।